हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बूस्ट योर ब्रेन पे। मैं हूं राम सोनी और आज हम सीखेंगे एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 से लेकर 19 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में 100 वाट को कन्वर्ट करना है। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड। हमें सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है तो जूल को लिखना पड़ेगा अर्ग में और इसको लिखना पड़ेगा सेकंड में। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 100 वाट इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा 100 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 100 इंटू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो हमें इस 1 जूल को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो इसको सेपरेटली हम कन्वर्ट करके यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं 1 जूल क्या होता है। 1 जूल, जूल जो होता है वो वर्क का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स के यूनिट के अकॉर्डिंग न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के अकॉर्डिंग मीटर। हम जानते हैं कि न्यूटन जो है उसको हम सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं डाइन। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया डाइन में, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1 न्यूटन की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखो कैसे रखेंगे, इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मैंने इस न्यूटन और मीटर को इस तरीके से लिख लिया है। तो अब आगे देखते हैं। 1 न्यूटन का वैल्यू होता है 10⁵ डाइन, एंड 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इसको सॉल्व करें आगे, तो अपने पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो इस डाइन सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ अर्ग। इसका मतलब अपने पास रिलेशन क्या आ गया? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए 100 वाट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो मैं पुट करूँगा इसको, देखते हैं। 100 इंटू 10⁻⁷ अर्ग अपॉन 1 सेकेंड। देन हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है? 10⁹ अर्ग पर सेकेंड। ये वैल्यू अपने पास 100 वाट के इक्विवेलेंट आती है सीजीएस सिस्टम में। थैंक यू। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट्स। एक्सप्रेस द पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। माइक्रो सेंचुरी में इसको कन्वर्ट करना 100 मिनट को, और हमारे पास रिलेशन है वो क्या गिवन है? 1 माइक्रो सेंचुरी। इसको माइक्रो को म्यू भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा लिख देते हैं। 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स। ये रिलेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें पूछा हुआ है माइक्रो सेंचुरीज में 100 मिनट का वैल्यू
तो 100 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरी में। तो हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से हमें 1 मिनट का वैल्यू माइक्रो सेंचुरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसकी टर्म में निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हम पहले यहाँ जो ईयर है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1 ईयर। तो इस 1 ईयर को है हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक साल में कितने मिनट होते हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं सीधा। एक साल में 365 डेज, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। ये हो गए हमारे पास एक साल में नंबर ऑफ मिनट्स। एंड जो पहले वैल्यू दी हुई है वो अपन ने निकाल ली 10⁻⁻⁴। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पावर -6 है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻² में। तो -6 + 2 जो है इसको कन्वर्ट करके हमने लिख दिया -4। तो ये वैल्यू जो है हमने किसकी निकाली है, 1 माइक्रो सेंचुरी की। अब हम 1 मिनट का वैल्यू इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट में। तो कैसे करेंगे, देखो 1 मिनट इधर लिखेंगे हम, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/10⁻⁻⁴ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 माइक्रो सेंचुरी। हमने 1 मिनट का वैल्यू निकाल लिया है माइक्रो सेंचुरी की टर्म में। हमें किसका वैल्यू चाहिए, 100 मिनट का। तो हम जो वैल्यू मिली है ये वाली, इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो अपने पास 1 मिनट का वैल्यू आ गया है। इसको अगर 100 मिनट में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी, 100 मिनट इज इक्वल टू 1/10⁻⁻⁴ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हम लिख देंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या गिवन है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू इन ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है सरफेस टेंशन, उसका क्या वैल्यू गिवन है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो हम इसके आगे लगा देते हैं 1 और 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट वैल्यू में क्या होता है, यूनिट ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम इसको लिख देते हैं 1 डाइन पर 1 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसको डाइन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको न्यूटन में लिखना होगा, बिकॉज सीजीएस यूनिट में डाइन जो होता है फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट ऐसा ही सिस्टम में न्यूटन होता है, और सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। ठीक है, तो डाइन को हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसके लिए रिलेशन जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, देन 1 डाइन इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन। सो इट मीन्स 10⁻⁻⁵ न्यूटन जो है हम 1 डाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो हमारे पास दो वैल्यू जो है हमने कन्वर्ट कर ली है एसआई सिस्टम के लिए। इन दोनों वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर रहे हैं हम। देखो 72
इंटू 1 डाइन का वैल्यू रख रहे हैं 10⁻⁻⁵ न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर का वैल्यू रख रहे हैं 10⁻⁻² मीटर। तो एसआई सिस्टम में न्यूटन और मीटर आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 70। इसको यहाँ तक भी करके छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और अगर आगे वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 72/1000 इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये आंसर इसका ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये आंसर है। थैंक यू। Question 14. The kinetic energy K of rotating body depends on its moment of inertia I and its angular speed omega, assuming the relation to be K is equal to small k I raised to the power of A omega raised to the power of B, where K is dimensionless constant। K की कोई डायमेंशन नहीं है। फाइंड A और B, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज अबाउट इट्स डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन mr²। सो हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ जो इक्वेशन है के इज इक्वल टू आई ए ओमेगा की पावर बी, और यहाँ जो है वो स्मॉल के, तो ये डायमेंशन लेस है। तो दोनों तरफ जो इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है उनके डायमेंशंस को हम कंपेयर करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2। इसके बाद में इक्वेशन की दूसरी तरफ k का कोई डायमेंशन होता नहीं है, और यहाँ गिवन है I का डायमेंशन क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। तो देखो मास एंड L की पावर 2। इसके बाद में हम लिख देते हैं ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और एंगुलर स्पीड जो है उसका डायमेंशन क्या होता है T⁻⁻⁻1। अब हम देख सकते हैं कि इसकी पावर A और B यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। A की पावर को दोनों पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो M की पावर क्या आ जाएगी अपने पास A एंड L की पावर 2A एंड T⁻⁻⁻B। अगेन M1 L2 T-2। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं इनको। तो कंपेरिजन करने से हमारे पास जो A है उस A का वैल्यू देखो, कंपेयर करने से यहाँ से कंपेयर करते हैं, क्योंकि M और M दोनों की पावर सेम होनी चाहिए इक्वेशन के दोनों तरफ, तो A का वैल्यू आ जाता है 1। इधर इससे भी कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं 2A इक्वल टू 2, देन A इक्वल टू अगेन 1 एंड माइनस B इज इक्वल टू -2, माइनस B इज इक्वल टू -2, देन B इज इक्वल टू 2। तो अपने पास A और B का जो वैल्यू है वो इस तरीके से मिल जाता है हमें। थैंक यू। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वेश्चन नंबर 15। Theory of relativity reveals that mass can be converted into energy, and the energy E so obtained is proportional to certain power of mass and speed of light. Guess the relation among the quantities using the method of dimension। तो डायमेंशन के मेथड से हमें इसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको, सेम मेथड है, हम इक्वेशन लिखेंगे। हम ये लिख रहे हैं कि E का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और स्पीड ऑफ लाइट पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी पावर क्या है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं पावर को A और B। अब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं, तो अपने पास रिलेशन से ये आ जाता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट, और ये आ जाता है
इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशन को लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसको, एनर्जी की डायमेंशन m1L2 T-2, k का डायमेंशन नहीं होता, मास का डायमेंशन m की पावर क्या है, m की पावर है a, लिख दिया। इसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या है, l t-1, तो इसकी पावर क्या है, देखो c की b है, तो मैं दोनों पे लगा देता हूँ, क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, l-t-1, तो इसकी पावर जो है b वो मैंने दोनों पे पुट कर दी। इक्वेशन के दोनों तरफ को मैं कंपेयर करता हूँ, तो अपने पास जो a का वैल्यू है वो बाय कंपैरिजन a और b का वैल्यू कंपेयर करने से, देखो a का वैल्यू क्या आता है अपने पास 1 एंड b का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है 2, तो ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें, ठीक है। तो देखिए E इज इक्वल टू के m1c2, तो अपने पास रिलेशन आ गया है के इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के एम सी स्क्वायर। हमें इस डायमेंशन में ये पता नहीं पड़ता कि इस के का वैल्यू क्या है, जनरली हमें पता होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर, तो उसमें के का वैल्यू क्या होता है 1, तो हमारे पास रिलेशन निकाला जा सकता है इस तरीके से, तो ये आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आई करंट है एंड आर रेसिस्टेंस है एंड वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है एक रेसिस्टर के एंड्स के अक्रॉस, अकॉर्डिंग टू द ohms law द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज कौन कौन सी अपने पास, आई आर एंड वी। इसमें गिवन है कि प्रोडक्ट जो है वो इनमें से दो क्वांटिटीज का हो तीसरी के बराबर है। तो ऑब्टेन ohms law फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस, हम ये मान लेते हैं हमें डायमेंशनल एनालिसिस से ohms law निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें आर और वी का जो डायमेंशन है इसमें क्लियरली गिवन है, इनको यूज करते हुए हमें करना है इसको। देखो कैसे करेंगे, अगर हम देखें कि करंट जो होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है I1 या A1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये I कब मिल सकता है, प्रोबेबली इन दोनों के डिवीजन से मिल सकता है, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटीज नज़र आ रही है। तो अगर हम इनको डिवाइड करके देखें एक बार तो हमें पता पड़ सकता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, V और R जो है उनका रेशियो फाइंड करते हैं डायमेंशन से। तो V के डायमेंशन हम ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V के डायमेंशन क्या है, M-L2 T-3 I-1, ये डायमेंशन है। एंड R की डायमेंशन जो है वो अपने पास क्या है, M-L2 T-3 एंड I-2। तो क्लियरली देखा जा सकता है कि हम इनकी डायमेंशंस को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन बच जाएगी वो क्या रह जाएगी, ओनली I, और I जो है वो किसके डायमेंशन है, करंट की, ठीक है। तो हम रिलेशन क्या निकाल लेते हैं ohms लॉ के लिए, I इज इक्वल टू V बाई R, देन V इज इक्वल टू IR, ये ohms लॉ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिपेंड करती है लेंथ बिटवीन नोट्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड इट्स मास यूनिट लेंथ स्मॉल m। हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है डायमेंशन से, तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और
टेंशन एक फोर्स होता है, एंड मास पर यूनिट लेंथ। हमें नहीं पता कि इनकी पावर क्या है, तो इनकी पावर को हम कंसिडर कर लेंगे एक्स वाई जेड। फिर न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एल एक्स एफ वाई एम जेड। अब हम इन तीनों की डायमेंशन को साइड में लिख लेते हैं। एल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल एफ का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, एंड स्मॉल m का जो डायमेंशन है मास पर यूनिट लेंथ है, तो ऊपर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने लेंथ की पावर क्या लगाई है, -1। ये डायमेंशन से यहाँ पुट करनी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हम रखेंगे ही। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता नहीं है, एल का डायमेंशन लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू एंड y, एंड m का डायमेंशन क्या है, m l माइनस वन z। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ सॉल्यूशन करने के बाद में देखो m की टोटल पावर क्या आ जाएगी, यहाँ m की पावर क्या है, y है, यहाँ m की पावर क्या है, z है, तो y की m की टोटल पावर क्या हो जाएगी, y प्लस z। इस तरीके से हम देखेंगे कि l की टोटल पावर क्या हो जाएगी। तो l की एक पावर तो अपने पास क्या है, x। यहाँ पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पावर क्या हो जाएगी y, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी -z। इसी तरीके से टाइम जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी -2y। इसको कंपेयर करने के लिए दूसरी तरफ भी हम डायमेंशंस को ऐसे लिखेंगे, m0 l की पावर भी 0 एंड t की पावर -1। तो हम इनको कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन को दोनों तरफ से। तो हमारे पास y प्लस जेड का वैल्यू आता है 0। ये देखो m की पावर इधर y प्लस जेड और दूसरी तरफ 0 है, एंड दूसरी तरफ आता है x प्लस वाई माइनस जेड। एल की पावर को कंपेयर करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है, एंड टाइम की पावर को कंपेयर करने पर हमारे पास आता है -2y इज इक्वल टू -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट इक्वेशन को। तो अपने पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +12। ये y का वैल्यू +12 यहाँ पुट करना है, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12। इसी तरीके से अगर ये x और y दोनों की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y और z का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -y -12 एंड प्लस -y एंड प्लस z। देखो अगर इससे x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को उस तरफ भेज दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास वैल्यू, x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू z माइनस वाई, ये आ जाएगा अपने पास। तो इस z का वैल्यू जो है वो क्या है, -12 है, और माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12। तो x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा अपने पास, -1। तो हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करेंगे साइड में। तो देखो यहाँ पुट करके बता रहा हूँ, यहाँ x y और z का वैल्यू, के x का वैल्यू l की पावर जो x है, x का वैल्यू है -1। इसके बाद में फोर्स जो है इसका वैल्यू क्या है अपने पास, उसकी पावर y है, y का वैल्यू अपने पास है 12, एंड m की पावर z है, z का वैल्यू है -12। तो अपने पास न्यू का वैल्यू क्या है, के, एंड लेंथ को मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा l, एंड f की पावर हाफ का मतलब रूट, एंड m की पावर -12 का मतलब अपॉन में भेज कर इसके रूट लगा देंगे। तो दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला न्यू के लिए। तो न्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के अपॉन एल, फोर्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये आंसर इसका। थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 18, हमें इसमें 3-4 इक्वेशन दी हुई है ए बी सी डी। इन चारों इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो h की डायमेंशन क्या होती है, l, h हाइट है, लेंथ, एंड 2 की डायमेंशन होती है नहीं है सरफेस टेंशन की डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ से फाइंड करते हैं। तो फोर्स m1 L1 T माइनस 2 अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m T माइनस 2। इसी तरीके से cos थीटा जो होता है उसकी डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन लेस है। रो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन अपॉन में है, -3 रख दिया मैंने। r रेडियस है, l एंड g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमने यहाँ पर तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर जो है वो है m t माइनस 2 एंड नीचे जो है वो क्या है, m की पावर 1, l की पावर क्या है, देखो 1 प्लस 1 2 एंड -3 क्या हो जाएगा, -1, एंड t की पावर क्या है यहाँ पर, -2। तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे डायमेंशन से। तो अपने पास जो पावर बच जाएगी वो l की रह जाएगी, ये हो जाएगा l। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि हाइट और दूसरी तरफ जो भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इक्वेशन बी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी। इसको कैसे करेंगे, वेट मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, एल टी माइनस 1। अब दूसरी तरफ का डायमेंशन भी यही आना चाहिए। देखो प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया से फाइंड कर सकते हैं। एंड डेंसिटी का डायमेंशन L -3 और ये m, ये डायमेंशन अपने पास इसकी रख दी मैंने। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये पावर जो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, +3 और -1 करेंगे तब अपने पास रूट के अंदर L की पावर क्या आ जाएगी, 2, एंड T की पावर ऑलरेडी पहले से क्या है, -2। रूट कर देंगे तब पावर क्या रह जाएगी, एल टी माइनस 1। तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। देख सकते हैं क्लियरली कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके बाद इक्वेशन सी, यहाँ जो है वो v इज इक्वल टू पाई पी आर 4 टी अपॉन 8 ईटा एल। तो ये सब इस फॉर्मूले में गिवन है। देख लेते हैं, पहले इसके LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में जो भी टर्म्स है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सबकी पावर्स को हम इसमें रखेंगे। तो प्रेशर जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमने ऊपर रखी थी अभी, m1 L -1 T -2, ये प्रेशर का डायमेंशन। इसके बाद में L 4 टाइम की डायमेंशन T
8 का डायमेंशन होता नहीं है। ईटा की डायमेंशन विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है उसकी डायमेंशन होती है m1l-1t-1। और इसके बाद में स्मॉल l जो है अगेन वो क्या एक लेंथ है l। तो ये सब हमने डायमेंशन रख दी है। तो हम इन डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे। तो जो डायमेंशन कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं पहले ही। इसके बाद में ये डायमेंशन जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी +1। पहले से +1 है यहाँ पर, +1 +1 +2, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर +2 और -2 जो है, ठीक है। ये पावर जब ऊपर जाएगी यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगी +1। तो t की पावर क्या रह जाएगी +2। ये +2 और -2 t की पावर 0 आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि l की पावर 1 है और यहाँ है 4, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा l³। तो LHS में पावर आई है l³। v क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम की पावर क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है l³। तो हम कह सकते हैं डायमेंशनली ये इक्वेशन भी क्या करेक्ट है। तो इक्वेशन तीनों डायमेंशनली करेक्ट है। थैंक यू। इसका जो 4th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन डी जो है वो क्या है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ mgl/i। ये सब इसमें गिवन है। तो हम इनके दोनों साइड्स की डायमेंशन को हम रखेंगे। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS की जो भी डायमेंशन है वो रूट में हम रखते हैं। मास की डायमेंशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशन, लेंथ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे अंदर तो m से m कैंसिल, l की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो t की पावर क्या रह जाएगी इधर, t⁻² रूट। तो पावर क्या आ जाएगी t की पावर -1। अब हम चेक करते हैं RHS को, सॉरी LHS को चेक करते हैं। ये RHS हम सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसको चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पहले से ही हम जानते हैं क्या होता है -1। तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या करेक्ट है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19, लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस। अच्छा, दोनों डिस्टेंस है, दोनों की डायमेंशन क्या है l है। इसके बाद में ये इक्वेशन गिवन है, इसको चेक करना है डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम लिख रहे हैं तो इक्वेशन में इस तरफ की डायमेंशन हम लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है dx, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l। नीचे है दोनों की पावर स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी l की 2। और ऊपर रूट भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देते हैं वो l की पावर क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि रूट के बाद में यहाँ पावर जो है वो क्या बच जाएगी, इसकी पावर यहाँ क्या रह जाएगी 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ क्या आ जाएगा फिर 1 - 1। तो इस तरीके से पावर आ जाएगी l की पावर 0। दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो है 1/a की डायमेंशन क्या है डिस्टेंस के लिए l है, और इसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ इसकी डायमेंशन क्या आ रही है l की -1।
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। थैंक यू।